काम हो रहा है, लेकिन सड़कों पर भी इसका असर अब नजर आने लगा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूनम सिंह, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और मिथिलेश प्रसाद, नेता है जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। लेकिन सवाल पूनम जी आप ही से, क्योंकि सवाल आप ही से विपक्ष भी कर रहा है और जिसकी सरकार उसी से सवाल भी। सबसे पहला, ये क्या हो रहा है ये बिहार में? एक तरफ छात्र सड़कों पर आ गए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में गूंज है एसआईआर के विरोध की, दूसरी तरफ आप बिहार विधानसभा के बाहर काले कपड़े पहनकर विपक्षी बैठे हुए हैं लामबंद होकर एसआईआर के मुद्दे पर। देखिए, विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर के सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए, वो रोड पर ये चर्चा करना चाह रहे हैं। आप बताइए कि जवाब सदन में दिया जाएगा कि सदन के बाहर खड़े होकर कोई नेता जाकर के आपके सवालों का जवाब दे? आप लोगों के लीडर हैं तो सदन में भेजिए, वहां बैठ करके आराम से चर्चा करें। और बिहार सरकार सारी चीजों के जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आप जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं उस मुद्दे पर सारी सरकार आपकी जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन विपक्ष जो है सिर्फ एक ड्रामाबाजी, नौटंकी करना सीख गया है। इसको जवाब चाहिए नहीं, इनको सिर्फ राजनीति करना है। बिहार के लोगों को गुमराह करने चाहते हैं, जबकि चुनाव आने वाले हैं। देखिए, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि बिहार में जो सरकार है एनडीए की, कि कितनी नौकरी, आज ये नौकरी की बात करते हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। लेकिन विपक्ष यही तो कह रहा है कि आप एसआईआर के मुद्दे पर आप विपक्ष से चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। यही तो विपक्ष का सवाल है कि आप जहां पर सवाल किए जा रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि विपक्ष बिहार की जनता को गुमराह करना चाह रहा है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए अच्छा काम कर रहा है और किसके कार्यक्रम में बिहार पीछे चला गया। जिसको बिहारी कहना शर्म की बात होती थी, कोई बिहारी कहने के लिए अपना नाम नहीं रखता था कि हम बिहारी हैं। बाहर जाने के बाद बिहारी कहना अपमान समझता था, लेकिन आज हर जगह जाता है बिहारी तो गर्व से कहता है कि हम बिहारी हैं। लेकिन ये आरजेडी की मंशा है, कांग्रेस की मंशा है कि बिहार के लोग जो शिक्षित हुए हैं, जो आज उजाले में रहते हैं, जिसको बिजली मिल रही है, जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं, जिनकी नौकरियां मिल रही है, शायद इस चीज से ये विपक्ष डर गया और सहम गया है। इसलिए एसआईआर पे आरोप लगा रहे हैं कि एसआई जो अपना रिपोर्ट पर दे रही है, मजाक अच्छा है। ठीक है, मजाक अच्छा है। आप लोग कार्यकाल में न स्कूल होते थे, न रोड होती थी। वैभव जी हमारे साथ है। वैभव जी बोलिए। वैभव जी बोलिए। ये देखिए, बहन पूनम को शायद जानकारी नहीं है, इनसे आप जवाब मांग रही थी। जो वो छात्र कह रहे थे कि 3 साल की डिग्री 5 साल में क्यों, आरक्षण क्यों छीना जा रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, हमने जो लोन लिया है, जो कर्ज लिया है, जब रोजगार मिलेगा तो वो कैसे भरा जाएगा, ये सवाल थे जिसका जवाब बहन को देना था। लेकिन इनको कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया होगा, वही पढ़ना है। बहरहाल कोई बात। पूनम जी जिस विद्यालय में पढ़ के आई है ना, ये हमने ही बनवाया था। और पूरे देश में, मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, राजस्थान उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए। प्लीज लेट मी कंप्लीट, अपनी मर्यादा रखें। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हर जगह जो सरकारी विद्यालय कांग्रेस शासन काल में बनाए गए थे, उसको ये सरकार बंद करने में लगी। अब आप सोचिए कि एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूलों को ये बढ़ावा देते हैं, जिसमें पढ़ नहीं सकता है, गरीब के बच्चों के लिए जो पूर्ववर्ती सरकारें, कांग्रेस और आरजेडी विपक्ष के जो सरकारें पहले थी, उन्होंने जो खोला है उसको बंद करना चाहिए। इनका एजेंडा साफ है, गरीब के हाथ से शिक्षा, रोजगार सब छीन लिया जाए और उसको 5 किलो चावल की लाइन में खड़ा कर दिया जाए। और ये गरीब को और मजबूर बनाना चाहते हैं। बंच ऑफ थॉट में इनके गोलवलकर ने लिखा है कि जिस देश पे शासन करना हो उसकी सारी जो मूलभूत व्यवस्थाएं उसको ध्वस्त कर दीजिए, जनता मजबूर होकर आपके साथ चलेगी, आपके पीछे चलेगी। ये एजेंडा है। जहां मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे सालाना, 11 साल में 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, 5 लोगों का एवरेज फैमिली साइज होता है, तो लगभग
110 करोड़ लोगों को नहीं, लेकिन कम वो से ये कह रहे जीविका हैं मिल भाई, रही थी। बीजेपी कह रही है, पूनम जी एक मिनट, पूनम जी कह रही है कि आप इन मुद्दों को सदन में उठाइए ना साहब, आप इन मुद्दों को सदन में क्यों नहीं उठाते हैं? आपको चर्चा करनी है तो सदन, आपको चर्चा के लिए बुलाया जाता है ना सदन, तो वो यही कह रही हैं। हाँ, सदन में ये क्या करना चाह रहे हैं, सदन में चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं। सवाल ये है कि जो भी सवाल सत्ता से पूछा जाए, चुनाव आयोग से पूछा जाए, कोई जवाबदेही नहीं है। चुनाव आयोग जो आज काम कर रहा है वो बेहद निंदनीय है। वो क्या रहा है, एसआईआर के मुद्दे पे किनका वोट काटने की साजिश हो रही है? उन गरीब लोगों की जो मेहनत मजदूरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। बिहार से बाहर जो गरीब आदमी गया है वो या तो अपनी रोजी रोटी छोड़ वापस बिहार में वोटर, पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो पुनरीक्षण हर साल सतत चलता रहता था वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में, वो पहली बार ऐसा कर दिया गया कि 25 दिन में। 11 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक भी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो बिहारियों से कहते हैं कि 25 दिन में अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए। सवाल ये है कि पूनम पढ़ लिखी हैं, सत्ताधारी दल की प्रवक्ता हैं, इनके पास एक फाइल होगी जिसमें इनके सारे डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन सोचिए कि बिहार में जो वो गरीब आदमी है, इनके 20 साल के कुशासन का चिट्ठा खोलता है, उसके पास एक कमरे का मकान नहीं है, उसके पास ऐसा कोई फाइल नहीं होगी जिसमें दस्तावेज का हो। अरे लेकिन वो चुनाव तो आयोग ये कह रहा है ना, चुनाव आयोग कह रहा है कि एक नहीं, कई ऐसी, उन्होंने तो बाकायदा, चुनाव आयोग ने तो डाटा सामने रख दिया ना कि कितने लोग 2 जगह पर मतदान कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो मृत पाए गए हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में ऐड ऑन थे। तो इनको तो छांटना जरूरी था ना, इनको तो क्लियर करना जरूरी था। मनीषा, हाँ बोलिए। मनीषा, पुनरीक्षण का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। हाँ। पुनरीक्षण करिए, लेकिन जो टाइमिंग है और जो टाइम फ्रेम आपने दिया है वो आपत्तिजनक है। चुनाव से एन पहले जो आपने कहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। वो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो जाए और सबका देखे कि नहीं कौन लोग मृत हैं, कौन लोग यहाँ नहीं रहते हैं, या किनका नाम 2 जगह है, ये बीएलओ की जिम्मेदारी थी। ठीक है, मैं राकेश जी क्या कहता है यार कि आप तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कि पास डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ के नागरिक हैं, नहीं तो नहीं है। राकेश जी नागरिकों तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं, ये जो विधानसभा चुनाव है हम इसका बहिष्कार कर देंगे। जब वोटर ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर मतदान का क्या तात्पर्य बनता है, क्या औचित्य बनता है? जी मनीषा जी, आपको और आपके पैनल में बैठे सारे साथियों का नमस्कार। मैं जवाब पे आपके आता हूं, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट, अभी पूनम जी कह रही थी कि शायद पता नहीं इनको कि लोकतंत्र में है। लोकतंत्र, जनतंत्र जो होता है ना, वो जनता का कथन होता है, और सरकारें जो होती है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो जब जनता को उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो सड़क पे आएगी और सड़क से लेकर के संसद तक विरोध करेगी। अब दूसरी बात, आपकी सवालों की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें एक व्यक्ति एक वोट सबसे बड़ा अधिकार है, एकमात्र वो अधिकार है जिसमें चाहे वो राजा हो या हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक फोर्थ ग्रेड चपरासी हो, सबके वहां समानता देखी जाती है और सबके मतों का बराबर अधिकार है और बराबर वेटेज है। अब आप जो है, दिक्कत यह है कि ये लोग तो शुरू से नहीं चाहते थे कि गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर, गरीब को वोटिंग राइट मिले। इनके पेट में ये दर्द है और ये सारी चीजें ले हो रही है। तो जब जनता की सरोकार की चीजें, जनता की वोट बंदी कर दी जाएगी और वोटिंग राइट ही नहीं रहेगी, जो लोकतंत्र जो है इसकी सबसे खूबसूरती जो है और जिस दम पे ये लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र में जब वोट का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से उस देश में चुनाव लड़ने का और चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई खास लोग जब वोट मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर। तो राकेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए तो, सवाल करने तो दीजिए साहब। सर सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है कि 2003 में आप ये कहते तेजस्वी यादव कि 2 से 3 साल का समय लगा था, अब 6 महीने का समय आप कैसे डेडलाइन दे रहे हैं, आप कैसे टाइमिंग सेट कर रहे हैं? एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल है।
आप ये बताइए कि 2005 के बाद से 2024 तक या 25 तक भी अब तक जब तक चुनाव आयोग ने ये ऐलान नहीं किया था कि वो पुनरीक्षण करेगा, रिवीजन करेगा वोटर लिस्ट की, इससे पहले तक जब तक सब चल रहा था, सब चल ही रहा था, आप लोगों ने एक भी बार चुनाव आयोग का विरोध किया? चुनाव आयोग से सवाल किया कि भाई आप लोगों ने वोटर रिवीजन क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग का तो ये फर्ज बनता है हर साल कराने का या फिर हर चुनाव से पहले करवाने का, क्यों नहीं किया आप लोगों ने इसका विरोध? जी 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 मनीषा जी, पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि पुनरीक्षण, सत्यापन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण, तीनों में फर्क है। हाँ, फर्क है। सत्यापन सिर्फ फर्क है। हाँ। सत्यापन और पुनरीक्षण में 1 महीना 2 महीना चाहे हर चुनाव के पहले होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है उसमें काफी समय लगते हैं। यहाँ बैठी है पूनम जी, उनसे पूछे क्या वो 11 दस्तावेज में 11 दस्तावेज इनके पास भी है, मेरे पास भी नहीं होगा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 11 दस्तावेज आपके पास भी नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में काफी समय लगता है, और जो जिस ढंग से, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि आप कीजिए, उसमें समय लगता है, साल भर 2 साल लगता है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस प्रकार हो रही है प्रक्रिया, बीएलओ किसी के पास नहीं जा रहे हैं, रिसीविंग किसी के पास नहीं जा रही है, फोटो किसी का नहीं लगा हुआ है, सभी पार्टियों के बीएलओ को किसी को सूचित नहीं किया जा रहा है, इनकी पार्टी के जिला परिषद बैठ करके खुद पे अपना फॉर्म भरवा रही है। तो ऐसी जो उसके पीछे की मंशा है, जो प्रक्रिया है, उससे जो जनता छूट जाएगी, जो पलायन है, जो अस्थायी रूप से बाहर है, जो 3 महीने 4 महीने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो ये कह रहे हैं कि भाई टोपी लगा देख लेते हैं तो कहते हैं बांग्लादेशी है, मीनार देख लेते हैं तो ये कह देते हैं बांग्लादेशी है, उनके नाम हटाओ। इसका कैसे आप ऑफेंस करेंगे? इसको कैसे आप जवाब? सही बात है एकदम। पूरे एफिडेविट में, पूरे एफिडेविट जो ठीक है राकेश जी, उसमें घुसपैठिए के बारे में नहीं बोला है। हाँ ठीक है। हाँ, ये भी कह रहे थे तेजस्वी यादव का कि आपने जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में उसमें घुसपैठियों का जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों? आप लोग तो यहाँ पर डंका बजा रहे हैं कि हम तो घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहते हैं, अब जब अर्जी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, हलफनामा दिया जाता है, तब उसका जिक्र नहीं होता। मनीषा जी, हमारे विपक्ष के लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज चुनाव आयोग आपने जिस तरह से देखा हो कि कह रहे हैं कि फर्जी मतदाताओं को हम कैसे अनुमति दे सकते हैं, लेकिन फर्जी 2024 में तो ना पूनम जी, 2024 में भी तो आपकी सरकार बनी, 2024 में तो इन्हीं मतदाताओं से आपकी सरकार बनी ना। विपक्ष यही तो सवाल कर रहा है कि अचानक से फर्जी हो गए क्या कुछ महीनों में? आप बता दीजिए 24 में जो लोग वोट दिए थे उसमें कितने लोगों का नाम काटा गया है? एक भी ऐसे लोगों का लिस्ट ये लोग जारी करे कि वो लोग जो वोटर लिस्ट में थे उनका नाम काटा गया है। नाम उन्हीं लोगों को काटा जा रहा है जो 20 लाख जो मृत हो गए हैं, 28 लाख जो बाहर हैं, और 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगह नाम है। 24 में यानी 2024 में भी, यानी 28 लाख लोग 2024 में भी रहे होंगे ना? पूनम जी, यही लोग तो फिर 2024 में भी मतदान किए होंगे ना? इन्हीं लोगों ने मतदान किया होगा ना? इन्हीं लोगों ने मतदान किया होगा ना? अरे इन्हीं लोगों ने मतदान 2020 में किया होगा, 2024 में किया होगा। आप इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी आपको समझ रहा है? नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका डर से जो चुनाव कर दे, यही आप लोग चाहते हैं ना? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी वैभव जी आपको समझ रहा है। ठीक है वैभव जी को नहीं मान रहा है। देखिए मनीषा इनको चुप कराइए। ठीक है पूनम जी, ठीक है, नहीं ठीक है। फिर सवाल ये भी बनता है ना, ये चिल्लाकर समय बर्बाद करती हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ पिछले 11 वर्ष को प्लीज आपके बीच में नहीं बोल रहा तो इतनी मर्यादा रख लीजिए। आप महिला हैं, बोलिए सर, बस सम्मान कर रहा हूँ। 11 वर्षों से अगर सरकार आपकी है तो आप ये बताइए, अगर घुसपैठिया आया जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस मुद्दे पे अमित शाह जी रिजाइन करेंगे? पहले तो ऐसा है कि फर्जी बकवासबाजी बंद होनी चाहिए। जब
वहां डेविड देते हैं, उसमें एक शब्द नहीं घुसपैठिया लिखते हैं, और ये भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा पूरे टीवी पे और समाज में लाते हैं। तो गुमराह ये लोग कर रहे हैं, और इन लोगों का तो मूल एजेंडा है। जब भारतीय संविधान में हमने यूरोपियन कंट्री से पहले, यूरोपियन कंट्रीज में महिलाओं को 100 साल बाद वोटिंग राइट मिले, और डे वन से कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग थे, देश के सभी बुद्धिजनों ने, जब उन्होंने वोटिंग राइट सबके लिए बराबर किया ना, महिला के लिए, दलित, पिछड़ा, गरीब, आदिवासी, गरीब, अनपढ़ और पढ़े लिखे सबके लिए, तो ये वही आरएसएस के लोग थे, ये वही भाजपा संघ जनसंघ के लोग थे जो कहते थे कि एक प्रोफेसर के वोट की वैल्यू और एक मजदूर के वोट की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। तो ये सूट बूट की सरकार जब आज देश में है, तो ये वही चाहते हैं कि अमीरों का वोटर लिस्ट में नाम रह जाए, और जो गरीब अपना, अभी मैं आपको बता देता हूं, बिहार के बहुत सारे हिस्से से लोग रोपाई करने के लिए पंजाब और यूपी आते हैं, बहुत सारे मजदूर हमारे वहां खेत में काम कर रहे हैं। अब वो इस टाइम आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तो क्या वो बिहार के निवासी नहीं होंगे? और चुनाव आयोग को किसने हक दे दिया कि चुनाव आयोग नागरिकता डिसाइड करने लग जाए? ठीक है, सवाल ये है कि गरीबों के वोट काट कर ये लोकतंत्र, हालांकि नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार तो मुझे लगता है गृह मंत्रालय से इसका सवाल होता है, और विपक्ष लगातार यही कह रहा है पूनम जी कि ये गृह मंत्रालय का काम होता है ना। अब अमित शाह से सवाल किया जाए कि घुसपैठियों को लेकर आप लोग इतना सख्त बनते हैं, इतना ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन घुसपैठिए आ गए तो अब घुसपैठिए आने की जिम्मेदारी किसकी हो गई है? नागरिकता तय करने वाला चुनाव आयोग कौन होता है? कर रही है, लेकिन ये आरोप तो एसआईआर पर लगा रहे हैं ना। इनको कहा किस चीज तथ्य को रखना है, ये चीज को जानकारी ही नहीं है। ये कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी सरकार की तो बहुत बड़े पहलगाम के आतंकी पकड़े नहीं गए, गृह मंत्री अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आपको जरा भी इस बात का ज्ञान है पहलगाम में जिम्मेदारी किसकी थी? आतंक लोगों ने खत्म करने का काम किया, ये किसकी सरकार में? अभी 11 साल से घोषित इमरजेंसी चल रहा है। सुनिए की क्षमता रखिए। अरे आपके शिखर पुरुष आडवाणी जी ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। क्या आडवाणी से बड़ी भाजपाई हो गई आप? जिन आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, उस आडवाणी जी ने इस सरकार पे कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है वैभव जी, कुछ नहीं होना, सरकार पूरी तरीके से विफल है, और ठीक है पूनम जी, जनता के ठीक है भ्रम फैला रही है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए सर, प्लीज सर, ये ठीक नहीं है सर, प्लीज सुन लीजिए। ये विपक्ष की ये रणनीति है सोची समझी, ताकि बिहार और देश की जनता को गुमराह किया जाए, लेकिन बिहार और देश की जनता बहुत समझदार है, आप लोगों के पास काम में नहीं आने वाली है। मनीषा मेरा सवाल ये था कि जो लोग बिहार से मजदूरी करने के लिए, खेती किसानी के लिए, अच्छा वैभव जी सुनिए, पंजाब गए हैं, आप बीजेपी ये कह रही है कि भाई घुसपैठियों से इतना क्या प्रेम हो गया है, तेजस्वी यादव को या तमाम विपक्षी दलों को घुसपैठियों से इतना क्या लगाव हो गया? ये तो आपके लिए भी अच्छी बात है, ये तो देश भर के लिए अच्छी बात है अगर घुसपैठियों को साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित करने का काम मैं जवाब कम से कम। हाँ मैं जवाब देता हूँ। घुसपैठियों के नाम पे जो देश के नागरिकों में विभाजन की नीति अपना रही है भाजपा, ये भाजपा अपना रही है। चुनाव आयोग के एफिडेविट में कहीं घुसपैठिया शब्द नहीं है। मतलब आप ये भी समझ रही हैं कि एक तरफ घुसपैठिया ये चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ जब इन डॉक्यूमेंट जाना पड़ता है तो एफिडेविट में घुसपैठिया नहीं है। तो ये दो तर्क हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये झूठ फैला रहे हैं। और कोई घुसपैठिया अगर है तब सवाल बनता है तुरंत गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आपके रहते अगर देश में घुसपैठिए घूम रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होनी चाहिए? मतलब अगर वो घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत है? नहीं तो भी आपको दिक्कत है। और अगर घुसपैठियों को वो वेलकम कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है सर। ये तो नहीं, ये तो चट भी अपनी पट भी अपनी हो गई ना सर। वैभव जी अब अगर नहीं अब एक प्रक्रिया चल तो रही है ना सर, एक प्रक्रिया चल तो रही है ना, घुसपैठियों को अगर निकाल रहे हैं तो उसमें तो आपको स्वागत करना चाहिए। मनीषा अरे सुन लीजिए, काम करने का आपका जो दायित्व है हम जानते हैं। मनीषा बोलिए ठीक है पूनम जी रुकिए पूनम जी, अरे चुप हो जाइए, पहले चुप हो जाइए पूनम जी रुकिए। मनीषा बोलिए घुसपैठिया
कौन डिसाइड करेगा? चुनाव आयोग। हाँ, आपने जो बात कही कि कार्रवाई कर रहे हैं, कौन कार्रवाई कर रहा है? नहीं तो फैसला तो चुनाव आयोग का है ना, फैसला तो चुनाव आयोग का है ना, फैसला किसका है? ये सरकार ने आके बोला, सरकार ने आके बोला कि हम एफआईआर करवा रहे हैं। बोलिए बोलिए। अरे मनीषा पूरी हो जाने दो बात, फिर हाँ, आपका काउंटर में लेकर। हाँ, मनीषा, चुनाव आयोग के पास ये राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कि देश का नागरिक कौन है और कौन घुसपैठिया है। ठीक है। तो वो तो ये कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि उसने एफिडेविट में घुसपैठिया शब्द नहीं डाला। ठीक। दूसरी बात, घुसपैठिया, यूपी से बहुत सारे लोग जब हमारी सरकार थी तो यहाँ से नौकरी भाग गए, वो वहां वोटर राइट नहीं है उनके पास, वो भी घुसपैठिया है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दस्तावेज अपने नहीं, अब मेरे पिताजी का डेट ऑफ बर्थ का मुझे नहीं पता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं घुसपैठिया हो गया इस देश में। आप डिसाइड करेंगे। और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई अगर करती है ये सरकार, तो किसी धर्म जाति विशेष को टारगेट करके ये सिर्फ देश में गुमराह करने का काम नहीं तो ये है। धर्म ऐसा कोई जाति कार्रवाई कैसे, नहीं ये धर्म जाति कानून कैसे आ बनाया गया? ना, आज ठीक तक है, उस पे अच्छा कुछ ये काम धर्म हुआ जाति नहीं है। कैसे आ गया? ये सवाल धर्म ये जाति है कैसे आ कि गया? वोटर यानी पुनरीक्षण यानी जो होना था, आप भी उनका उसके समर्थन लिए कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि टाइम टोपी फ्रेम देखते ही बांग्लादेशी बोल देते हैं? समर्थन कर रहे हैं मतलब आप उस बयान का कि टोपी वालों को बांग्लादेशी बता देते हैं, मीनार देखने वालों को बांग्लादेशी बताते हैं, मतलब अख्तरुल इमान जो है वो सही कह रहे हैं? आप स्टूडियो में बैठ के जो बात आप कह रहे हैं ना, हाँ। मैं आपको दावे के साथ आप आइए, ग्राउंड पे जो भाजपा के लोग कहते हैं ना कि ये लुंगी वाले, ये टोपी वाले, ऐसे संबोधन करते हैं, तो देश में ये तो चाहते हैं विघटन हो। ये उसी सावरकर के लोग हैं ना जिसने कहा था कि इस देश में दो भारत रहते हैं, उसको अडॉप्ट करके जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग हाँ, की। ठीक तो है। 2 नेशन थ्योरी देने वाले ये उन्हीं दल लोग हैं। ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। अच्छा। रोजगार नहीं दे पाए, हाँ। उस बात पे सवाल ना हो, इसलिए ये हिंदू मुसलमान घुसपैठिया बांग्लादेश घुसपैठियों में कौन है सर? 11 साल घुसपैठियों के में कौन साथ है? इनकी घुसपैठियों में कौन है सर? कोई ये- विशेष जाति का है, ये कोई विशेष भाजपाइयों धर्म का है क्या? मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। हाँ, ये तो भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए कौन घुसपैठिए हैं, और 11 साल से आपने कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया, रिपोर्ट किया? आप कह रहे हैं एक घुसपैठियों नहीं के मिलेगा। माध्यम से धर्म और जाति के आधार पर जवाब बांट यही रही नहीं है है। बीजेपी, सवाल ये तो आप है ये बताइए कि घुसपैठियों में बिना कौन है? बुलाए कोई बिरयानी विशेष धर्म के खाने लोग हैं जाने क्या वाले केवल? डिसाइड करेंगे कि देश केवल का विशेष नागरिक धर्म कौन के लोग है? हैं क्या घुसपैठियों में? घुसपैठियों में कहीं सरकार ये कहती है, चुनाव आयोग ये कहता है कि नहीं हिंदुओं को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं क्रिश्चियंस को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं केवल एक विशेष धर्म को घुसपैठिए बता रहे हैं। ये कैसे बयान आप देते हैं सर? देखिए, ऐसा है, बांग्लादेश में जब माहौल खराब हुआ तो ये जो हिंदुओं के ठेकेदार दल की प्रवक्ता बैठी है ना, इन लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दे दी, वहां के हिंदुओं को लाने की सर सवाल क्या किया जाता है, आप कहाँ शेख हसीना पर पहुंच जाते? ठीक है राकेश रंजन जी, इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं, अभी वैभव जी कह रहे हैं कि भाई घुसपैठियों के आधार पर एक विशेष धर्म और जाति के आधार पर बांटने का, विभाजन करने का प्रयास अब सरकार कर रही है। सरकार कहीं कहीं से कहती है, चुनाव आयोग कहीं से कहता है कि भाई हम एक विशेष जाति को या धर्म के लोगों को घुसपैठिया मान रहे हैं और उनका नाम हटवा रहे हैं। घुसपैठियों में तो चाहे हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो या कुछ भी हो, वो तो घुसपैठिया है ना सर। इसमें तो जाति धर्म नहीं आना चाहिए। आप प्लीज ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को कुछ समय के लिए हर चीज में इंक्लूड मत किया कीजिए ना वैभव जी। ठीक है राकेश जी, राकेश जी। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो खैर बीजेपी की प्रोपेगेंडा ही है और चाल ही है, हिंदू मुसलमान टोपी से लेकर के सारा चीजें बात करना। लेकिन 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, 20 साल से राज्य में सरकार है, चुनाव आयोग है उनके पास, पूरा एफिडेविट आप पढ़ लीजिए। इनको कितने लोग मृत हो गए वो डेटा दे दिए, कितने लोग बाहर है डेटा दे दिए, कितने लोग अस्थायी निवासी है दे दिए, कितने नए बुक करे वो दे दिए, कितने घुसपैठिए हैं उसका डेटा क्यों नहीं दिए? ये कौन है? एक भी ना वर्ड एफिडेविट में यूज किए घुसपैठियों के बारे में, ना आज तक उसकी ये डेटा जारी किए, और घुसपैठिए रोहंगिया बना करके और बता करके उनको उनके नाम पे ये दलित, मजदूर, गरीब, शोषित
वंचित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के वोट को काटना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हल्ला जो कर रहे हैं एक घुसपैठिए और ये बता करके, लेकिन वोट जो है किसी और का काटना चाह रहे हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट क्या संवैधानिक संस्था नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कभी बातें नहीं मान रहे। आधार इन्हीं लोगों ने बनाया, सरकार ही बनाया। ईटी कार्ड जो है, इलेक्शन कार्ड इन्हीं लोगों ने बनाया। उसी के आधार पे निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, चाहे और सारी चीजें बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र को ठीक है, ये सवाल, ठीक है, ये सवाल मैं पूनम जी से ले लेती हूँ। पूनम जी, जब हर एक जरूरी दस्तावेज में आप लोगों ने आधार कार्ड सरकार ने मान्य किया, अब उसी आधार कार्ड को आप नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो फर्जी बनता है। और अगर फर्जी बनता है तो भी आप लोगों का फेलियर है, तो भी आप लोगों का बड़ा फेलियर है कि ऐसे दस्तावेज कैसे भी कोई भी फेलियर वो बना लेगा फर्जी। जो संसद में बोले थे उस समय आधार कार्ड बन रहा था, तो शशि थरूर जी जिनका नाम है कि आधार के नाम पर हम किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दिया जा सकता, इसके ये विरोध कर रहे थे। मनीष तिवारी जी भी विरोध कर रहे थे। तो आप कहाँ आऊंगी वैभव जी, आऊंगी। नागरिकता चेक करना थोड़े इलेक्शन कमीशन का काम है। अरे तो आप कहाँ, आप चुनाव आयोग फॉर्म लग रहा है, गृह विभाग अपनी काम कर रहा है, करने दीजिए। आपको कितना लोग घुसपैठिए नाम पे आंकड़ा क्यों नहीं जारी की? जाति धर्म में बांटना है किसी ऐसे, वो ये कह रहे हैं फिर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में घुसपैठी का जिक्र क्यों नहीं किया? अरे आप लोग बस घुसपैठियों को हटाना चाहते हैं ना पूनम जी, तो फिर हलफनामे में घुसपैठियों का जिक्र क्यों नहीं है? पूनम जी, सरकार अपने हलफनामे में घुसपैठियों का जिक्र क्यों नहीं करती है? आप सुप्रीम कोर्ट को साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जब कहीं पर अगर वजह देने की बात आती है तो वजह में वैसे आप पूरी तरीके से डंका गा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, हम घुसपैठियों को हटाएंगे, घुसपैठियों को हम कैसे देश में बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है उसमें हलफनामे में आपने घुसपैठ का एक जिक्र नहीं किया, क्यों? अब तब तो आपने विपक्ष को एक और गेंद दे दी है ना कि लो एक और गेंद है, खेलो। देखिए मनीषा जी, इसमें कहीं नहीं कहा गया कि घुसपैठी इसमें है। चुनाव आयोग अपना रिपोर्ट दे रहा है कि कौन कितने वोटर मृत्यु हो गई है, कितने लोग से बाहर चले गए हैं और कितना नाम है। तो ये लोग चुनाव आयोग की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये लोग सीबीआई पर भरोसा नहीं करते हैं। सीए ऐसे ही आया था तो कह रहे थे कि नागरिकता चली जाएगी, तो ये लोग जनता पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जब ऐसे है नहीं 370 नहीं, तो ये बताइए पूनम जी, ये बताइए, ये जो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई नहीं, ये चुनाव आयोग जो कह रहा है, चुनाव आयोग ये जो कह रहा है कि 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 2 जगहों पर मतदान करते हैं। 7 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जो 2 जगहों पर मतदान करते हैं। कोई राजस्थान बिहार भी करता है, कोई दिल्ली राजस्थान करता है, कोई दिल्ली बिहार करता है, यानी 2 जगह पर। अब उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी वो कहीं के भी मतदाता नहीं होंगे। आप इन लोगों को घुसपैठिए बता रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कह रहा है? ऐसे लोगों का एक जगह पर नाम रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनका नाम काट के हटा दिया जाएगा। हाँ, वो जांच भी चल रही है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये नहीं, तो ये इतनी जल्दी कैसे होगा पूनम जी, इतनी जल्दी कैसे होगा? अरे आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं, अक्टूबर में अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है, उससे पहले कैसे कर लीजिएगा बताइए? अरे 2 महीने के समय में कैसे कर लीजिएगा पूनम जी? 2 महीने में कैसे कर लीजिएगा? अक्टूबर में अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है तो 2 महीने में कैसे कर लीजिएगा? पूरा जुलाई चला गया, अगस्त सितंबर। हाँ वैभव जी, ठीक है वैभव जी बोल रहे हैं ये चुनाव से ऐन पहले इतने कम समय में जो SIR करने का, अरे प्लीज इनको चुप कराइए भाई, ये जवाबदेही इनके पास है नहीं, जवाबदेही। ठीक है पूनम जी सुन लीजिए, पूनम जी सुन लीजिए, वैभव जी बोलिए, बोले। देखिए 2003 में भी गहन पुनरीक्षा हुई थी और 3 साल लगे थे, तो हमको तो ये लगता था कि बिहार चुनाव के बाद या हम लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद शुरू करा दिए होते तो समय मिलता। बिहार के लोग जो हमारे वहां आए हैं मजदूर धान की रोपाई करने, अब वो लगभग 1 महीने से इधर ही, जब तक जाएंगे तब तक वो खत्म हो जाएगा, तो क्या वो वोटर नहीं रहेंगे? ये सवाल है। अब ये मान लेगा चुनाव आयोग और पूनम जी जैसे लोग कि नहीं जी वो तो कहीं बाहर हैं, वहीं वोट देते हैं, जबकि वो आए हैं कभी
किसी के घर रहते हैं, कभी किसी के घर रहते हैं और घूम घूम के वो धान की रोपाई करते हैं। ऐसी ही बात अगर कर लेते हैं कि कई जगह अगर उनका नाम है तो करें, एक जगह उनका नाम रखें। और जो घुसपैठिए चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था मानती है ना पूनम जी, तो चुनाव आयोग ने कहा अपने एफिडेविट में कहीं घुसपैठिए शब्द का उपयोग नहीं किया है। अगर कोई तो अगर कोई काम के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ है तो दिल्ली से तो वो चुनाव में जाते हैं ना, बिहार जाते हैं, अपना वोट डाल के फिर आते हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ। बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी है जो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब जाते हैं और वो हर 2-3 महीने बाद वापस आते हैं। वो छठ में वापस अपने घर आते हैं, हाँ। वो वोट करने अपने घर वापस आते हाँ। हैं, वो होली में अपने घर आते हैं, दिवाली में आते हैं। अब इसके लिए उनको बाहर उनका वोट काट देंगे और इस टाइम वो नहीं है वहां पे, वो डॉक्यूमेंट देने के लिए खड़े नहीं है, तो कैसे? ये बीएलओ की जिम्मेदारी होती थी कि बीएलओ सत्यापन करे। अब क्या है कि आप सत्यापन करो जी, आप यहाँ के नागरिक हो कि नहीं, वहां वोटर हो कि नहीं। अब जो आदमी वहां मौजूद नहीं है वो कैसे करेगा? ये सवाल है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन बात होती क्या है, जैसे सवाल चुनाव आयोग पे होता है चिल्लाने भाजपाई लगता है। तो समझ आता है कि चुनाव आयोग ऐसा तो नहीं है एजेंडे पे काम कर रहा है। माननीय सीजीआई ने अभी एक सवाल किया कि भाई ठीक है वो राजनीतिक लड़ाई लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों उपयोग हो रहे हैं? उसी तरीके से चुनाव आयोग पे भी संदेह हो रहा। चुनाव आयोग इसको एक लंबा टाइम फ्रेम लेके करता, किसी को आपत्ति नहीं है। जिसके नाम 2 जगह उसका काटिए ना, एक जगह ना ये आरजेडी मना करेगी, ना कांग्रेस मना करेगी, ना जेडीयू मना करेगी। लेकिन है क्या, आपकी जो मनसा है, आपके वैचारिकी में जो बात जन्म से पड़ी है कि एक प्रोफेसर का जो तो उनका ही तो नाम कटेगा ना सर, उन्हीं का तो नाम कटेगा ना। और जो दो का वोटिंग राइट ठीक है, पूनम जी से एक बार क्लियर तो कर लीजिए, पूनम जी आप ये क्लियर कीजिए कि जो 7 लाख वोटर्स हैं या जो कई वोटर्स ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं, चलिए उनको तो आपने हटा ही दिया लिस्ट से, उसमें तो मुझे लगता है कि किसी भी विपक्षी दल को भी कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। हाँ मनीषा, मैं जल्दी बोलिए सर, बोलिए जल्दी। हाँ बोलिए जल्दी, 30 सेकंड बोलिए। इनकी मनसा ये रही है कि अमीर आदमी, पढ़ा आदमी, उसके पास सब कुछ होना चाहिए, गरीब आदमी के पास हक नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम वो गरीब मजदूर, लेबर क्लास, कृषि मजदूर जो है वो बाहर है और उसी का वोटिंग कटे। वो जब उसका वोट कट जाएगा तो ये जो टूट फूट वाली सरकार है, इसका एजेंडा जो बिहार परिवर्तन के बयार में बह रहा है, ये यही चाहते हैं कि अमीर आदमी जो इनके साथ खड़ा है उसका वोट रह जाए, गरीब आदमी का वोट काट के फेंक, गरीबों का वोट हट जाए, जो कि विपक्ष का मेन वोटर है, जिसके लिए विपक्ष ने इतना कामकाज किया है। लेकिन अमीर और सूट बूट वाले जो लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, उनका वोट बच जाए, जो कि बीजेपी के साथ है और जो बीजेपी का वोटर है। पूनम जी, मैं आऊंगी फिर राकेश जी आपके पास। देखिए मनीषा जी, ये कैसे तय कर लिए कि जो वोटर सूट बूट वाले हैं बीजेपी को ही वोट देते हैं? हाँ। ये कैसे तय कर लिए कि गरीब कोई बीजेपी को वोट नहीं देता? अरे अडानी सूट बूट वाला ही है जो आपको बिहार में मतदान नहीं करते हैं ना। अडानी तो गुजरात में वोटर है सर, उनका वोटर आईडी सर बिहार में नहीं है। मैंने ये कहा कि जो सूट बूट वाले अमीर लोग हैं वो इनको टेम्पो भर के देते हैं चुनावी चंदा, तो वो इनके पक्षधर हैं। बिहार के पढ़े लिखे लोग जो है बाहर नौकरी नहीं करने जाते। आप बिहार की जनता को, जो भरोसा बिहार की जनता को एनडीए पर है, उस पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गरीब लोग बिहार में नहीं रह रहे हैं? उनकी जो सरकार की योजना मिल रही है उनके पास नहीं पहुंच है। लेकिन बिहार के लोगों को एनडीए में भरोसा होता, आप ये नहीं कर रहे हो। आप तय करने वाले कौन है कि कौन किसको वोट दे रहा है, कौन किसको वोट नहीं दे रहा है? ये आप निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी को सुन लेते हैं। राकेश जी, मनीषा जी, ठीक है पूनम जी, रुकिए पूनम जी, राकेश जी बोल रहे हैं। एक्चुअली देखिए, पहली बात तो ये तो मुद्दे को भटकाने में माहिर है, विपक्ष ने चिल्लाना है, मुद्दे को भटकाना है, नौकरी को मुद्दा बनाया।
इनके दिमाग में ये हुआ कि जितने लोग पलायन किए हैं उनकी वोटिंग राइट ही छीन लो, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि पलायन में दो तरह के लोग हैं, एक अस्थायी रूप से पलायन करने वाले हैं और बहुत सारे लोग अस्थायी रूप से हैं। बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, ऐसे नागरिक हैं बिहार के जो अस्थायी रूप से 3 महीना पंजाब रहते हैं, 3 महीना असम रहते हैं, 3 महीना मुंबई भी रहते हैं, साल में फर्म में रहते हैं, और त्योहारों में आते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे BLO हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत पाए गए हैं, उनका भी फॉर्म भर के जमा हो गया है। इनकी जिला पर तक बैठ करके फॉर्म भरवा रहे हैं लोग, नहीं है। वीडियो वायरल हुआ है भाई पूनम जी, वीडियो वायरल हुआ है, चले जाइए देख लीजिए सोशल मीडिया। चुनाव आयोग को कैसे तय करेगा कि ये जो अस्थायी रूप से पलायन जो करके और अस्थायी रूप से बाहर है उनका वोट कैसे इंश्योर होगा? चुनाव आयोग का काम ये है संवैधानिक रूप से कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसकी वोटिंग राइट कैसे इंश्योर किया जाए और लोकतंत्र को और कितना समावेशी और मजबूत बनाया जाए। नहीं, पर नए वोटर्स को भी तो ऐड किया जा रहा है ना सर। 2003 के बाद ये जो नए वोटर्स हैं उनको भी तो ऐड किया जाएगा ना सर। और सामंती सोच की सरकार है, ये सिर्फ यही चाह रही है कि सिर्फ जिस प्रकार ये चाह रही है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है जो पूंजीपति के हैं, जो अमीर है, उन्हीं के बेटा बेटी पढ़ाई चले और गरीबों के बच्चे नहीं पढ़े, इसीलिए शिक्षा को इतना महंगा करते जा रहे हैं। उसी प्रकार ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको वोटिंग राइट रहे और गरीबों को, शोषित वंचित समाज जो है, दलित मजदूर जो समाज है, उनकी वोटिंग राइट छीन ली जाए और पूरा मुहिम इनकी यही है। ठीक है पूनम जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी तेजस्वी यादव आते हैं और ये कहते हैं कि फरवरी में भी एक लिस्ट अपडेट हुई है, उस पर क्यों नहीं गौर किया जाता है? उसके बाद फिर इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है SIR की, वो भी इतने कम समय में? ऐसी क्या हड़बड़ाहट है, ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या जल्दबाजी है? चुनाव हो लेने दीजिए, उसके बाद आप SIR करवाते रहिए, ये तो अच्छा है, पूरे देश भर में करवाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश भर में हो सकती है SIR। तो फिर जी जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सारी चीजें चुनाव से पहले कर लेंगे, वो डेट भी एक जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ही विपक्ष के लोग में पेट में दर्द क्यों है? चुनाव आयोग का काम है, वो अपना काम कर रहा है, वो जान रहा है कि हम इतने दिनों में सारी चीजें करके दे देंगे रिपोर्ट। फिर कैसे कर रहे हैं वही तो करते हुए नहीं दिख रहा है ना। BLO जो है किसी के घर नहीं गए, रिसीटिंग नहीं दिए, मान लीजिए कि मेरा वोटिंग, अरे जो लोग नहीं है उनका फॉर्म किसने भरा और उसकी यदि वोटिंग ठीक है पूनम जी, ठीक है राकेश जी का सवाल है और बड़ा ही वाजिब सवाल है मैम। पूनम जी सुनिए, राकेश जी का सवाल है, बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा ही वाजिब सवाल है। सुनिए वो ये कह रहे हैं कि जो मृत वोटर्स हैं, जो मृत वोटर्स अभी चुनाव आयोग ने छटनी की है और ऐसे जो अपने पते पर मिले ही नहीं है, जो उपस्थित ही नहीं है, और ऐसे वोटर्स जो 2 जगह पर मतदान कर रहे थे, मतलब ये तो 2024 में भी थे ही, 2020 में भी तो यही वोटर लिस्ट थी, 2024 में भी तो इसी ने आपकी सरकार बनाई। देखिए मनीषा जी, आरोप लगाने वाले यही है। तो मतलब तब नहीं देखिए मनीषा जी ये जवाब नहीं दे रहे, तो इसी पर तो सवाल है ना, इसी पर तो संग्राम है, सड़क से सदन तक यही तो सवाल है। आप तो वही करे कि 24 में जो लोग वोट दिए हैं, जिनकी वोटर आई कार्ड, तो लोकसभा चुनाव से पहले करवाते हैं ना, लोकसभा चुनाव से पहले करवाते हैं। चुनाव आयोग नहीं, आप चुनाव आयोग को सलाह देते कि हम चाहते हैं कि देश भर में SIR हो। लोकसभा चुनाव से पहले आपने पूरे देश भर में चुनाव करवा लिया और चुनाव के बाद आप ये कह रहे हैं कि भाई फर्जी वोटर्स मिले हैं। आप देश का प्रधानमंत्री चुन लेते हैं इसी वोटर लिस्ट से, आप देश के प्रधानमंत्री को इसी वोटर लिस्ट से चुन लेते हैं, जो अब आप गैर हाजिर बता रहे हैं, जो आप 2 वोटर्स बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि मृत पाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से इतना बड़ा देश का चुनाव हो जाता है, उससे पहले आपको करवाना चाहिए था ना। नहीं आप तो उनको वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा। मनीषा जी, राकेश जी छोटे से, हाँ मनीषा जी, राकेश जी बस यही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग देखिए, महाराष्ट्र में जिस प्रकार की वोट की चोरी ये लोग किए, हरियाणा में जिस प्रकार वोट की चोरी किए,
और सबूत मांगने पे वो दे भी नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र का मॉडल, हरियाणा का मॉडल जो है एक्सपोज हो गया है, जनता के पास आ गई है और प्रधानमंत्री चल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ पे उनकी सरकार जो है नहीं, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सड़क से संसद तक अब एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विपक्षी दल जो है वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चौथे दिन की कार्यवाही आज दिल्ली से लेकर बिहार तक उसी तरह का मुद्दा रहा और कल जैसी तस्वीरें आज भी आई। बस फर्क इतना था कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की और मौजूदगी उस दौरान दिल्ली में मौजूदगी दर्ज की गई, जिस दौरान वो एसआईआर को लेकर लोकतंत्र पर एक बड़ा वार या फिर डेमोक्रेसी पर एक बड़ा अटैक बता रहे थे। फिलहाल इसी के साथ ही चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।